हेलो बच्चों। तो आज आपके सामने है टॉपिक इन मोस्ट डिमांड। आप लोग भी इसको बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो और एग्जामिनर का तो फेवरेट है ही, और इसीलिए आप भी डिमांड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनडाउटली, और पता नहीं कितने बच्चों का सर दर्द होता है। लेट्स सी, सर दर्द क्यों होता है, क्या सच में ऐसा टॉपिक है या थोड़ा आसान है। शुरुआत करते हैं समरी से। तो बच्चों, in all electronic circuits, the main building blocks are the devices in which flow of electrons can be controlled। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप देखेंगे, उसका मेन असेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या है, उसको बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कंट्रोल कर सकें। मतलब हम चाहें तो कम कंट्रोल हो, हम चाहें तो ज्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया होता है। तो बच्चों, अर्लियर बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस वैक्यूम ट्यूब्स वॉल्स वर इन कॉमन यूज फॉर दिस पर्पस। देखो, 1947 से पहले, इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले, जो कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें हम यूज करते थे वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। इन वैक्यूम ट्यूब्स को बच्चों वॉल्व भी कहते हैं। ये यूज होती थी, मतलब क्या होता था, कैथोड और एनोड के बीच में एक स्पेस होता था खाली, जिसमें वैक्यूम होता था। और वैक्यूम इसलिए होता था कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन चलें तो वो टकराए ना किसी चीज से, क्योंकि टकराएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, और उन वैक्यूम ट्यूब में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखते थे इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स को ही वॉल्व हम लोग कहा करते थे, और ये कई तरीके के होते थे। जैसे वैक्यूम डायोड होता था, ठीक है, ट्रायोड होता था, टेट्रोड होता था, तो पेंटोड भी होता था। तो ये इस तरीके के हुआ करते थे। देखिए, वैक्यूम डायोड जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब होता है इसमें एक कैथोड होता था और एक एनोड होता था। ठीक है, तो जब मैंने ट्रायोड कहा तो इसमें आपका एक प्लेट हो जाता था, एक ग्रिड हो जाती थी, एक कैथोड हो जाता था वगैरह। लेकिन ये वाल्व जो है ये अब आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है तो मैं पूरा एनसीईआरटी का पूरा कंक्लूजन जो है आपको बता रहा हूँ, कि अगर एक भी लाइन हमारी छूटे ना, क्योंकि सवाल आजकल एनसीईआरटी से बनते हैं, खास तौर से कॉन्सेप्चुअल या जहां भी थियोरिटिकल चैप्टर हो तो वो उठा के एनसीईआरटी की लाइन ही रख देता है। In valves, electrons are supplied by heated cathode and flow of electron can be controlled by potential difference between electrodes, where vacuum was the main criteria as channel so that energy would not be lost in process of electron collision with gaseous molecule। देखिए, ये वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ करते थे वाल्व, इनमें इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई है कहाँ से होती थी। तो उसके लिए हम कैथोड को गर्म करते थे, कैथोड को हीट करते थे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता था। फिर क्या होता था, फिर ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाता था, और जिस रास्ते से जाता था, कैथोड और एनोड के बीच में जो रास्ता था, उस रास्ते को कहते थे चैनल। तो ये चैनल क्या था, ये चैनल में वैक्यूम होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन चले तो वो टकराए ना गैसेस मॉलिक्यूल से। वैक्यूम इसलिए कर ली क्योंकि अगर वहां पे एयर है या कोई गैस है तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होंगे, उसमें एनर्जी जो है वो लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, जिससे कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगी डिवाइस। ठीक है, तो और वहां पे हम बड़े बड़े पोटेंशियल डिफरेंस लगाया करते थे जिससे कि इलेक्ट्रॉन को चलाया जा सके। अब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो ज्यादा तेजी से चलेगा, और कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो कम तेजी से चलेगा। तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया करते थे। अगला पॉइंट है कि द मेन चैलेंजेस विद वाल्व्स वर दैट दे आर बल्की, हाई पावर कंजप्शन, हाई ऑपरेशनल वोल्टेज ऑफ ऑर्डर 100 वोल्ट, लिमिटेड लाइफ, लो रिलायबिलिटी। मतलब हमने क्यों रिप्लेस कर दी ये डिवाइस, क्यों हम इसको अब यूज नहीं करते, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े हुआ करते थे, पोर्टेबल नहीं थे, इनमें पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इनको ऑपरेट करने के लिए हमें 100 वोल्ट के मल्टीपल में, मतलब काफी बड़े बड़े पोटेंशियल डिफरेंस की हमें जरूरत पड़ा करती थी। इनकी लाइफ बहुत कम हुआ करती थी, इन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। ओके, इस वजह से हम इनसे दुखी थे, मतलब सरदर्द ही था ये। फिर हमने इसको रिप्लेस किया। तो अगला पॉइंट आता है, इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। जैसे वॉल्व जो मैंने अभी पढ़ाया, उसमें जो वाल है उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो वैक्यूम चैम्बर्स से था, खाली जगह से था।
लेकिन सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में क्या होता है, सॉलिड से होता है फ्लो। किससे होता है, सॉलिड से, विद इन द सॉलिड, सॉलिड में होता है। यहाँ पे चैनल सॉलिड ही है खुद, उसमें बीच में कोई आपने वैक्यूम ट्यूब नहीं लगाई है। ओके, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं बहुत बड़े वोल्टेज से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस से। इवन हम बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट डाल के भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो हम इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को कंट्रोल करना चाहते हैं वो हम लाइट की इंटेंसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं, हम हीट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। इससे हुआ ये कि ये डिवाइस एक तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, ये रिलायबल हैं, इन बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चिप बना सकते हैं, छोटे छोटे सर्किट बना सकते हैं, इतने छोटे छोटे सर्किट बना सकते हैं कि वो पकड़े भी नहीं जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो स्लोली वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने, मतलब जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल की बनी हुई डिवाइसेस हैं इन्होंने वो सब वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह को रिटायर कर दिया। और बच्चों जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप जानते हैं कि पहले कंप्यूटर्स में, टेलीविजन में कैथोड रे ट्यूब है ना, सीआरटी यूज होती थी, लेकिन इसको बाद में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब एलसीडी ने रिप्लेस कर दिया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब एक एक पॉइंट जो भी वहां पर हो सकता है उसको मैंने लेने का पूरा प्रयास किया है। बच्चों इवन जब तक हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सेमीकंडक्टर की, जब तक हमने उसके बारे में सब कुछ नहीं भी जाना था, तब भी लेड सल्फाइड मतलब एक क्रिस्टल है, नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल है गैलेना का, पीबीएस। तो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता था, और इसके लिए हम एक मेटल पॉइंट को यूज करते थे। तो यहाँ पे एक सवाल ये इस पे बना सकता है कि नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल जिससे रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है, तो आप कहेंगे पीबीएस। ओके, और ये रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। और ये हम तब से यूज कर रहे हैं कि जब हमें पूरी नॉलेज भी नहीं हुआ करती थी सेमीकंडक्टर्स की। बच्चों आगे बढ़ता हूं तो यहाँ से आगे मतलब इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो खत्म होता है। इंट्रोडक्शन में कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो मैंने आपको बताए। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरली अकरिंग वाला पीबीएस वाला सवाल पूछ सकता है, या कह देगा कि जो वाल्व थे या जो आपके सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हैं इनका एक मेन डिफरेंस क्या है। तो आप कह सकते हैं कि भाई उसमें हम वैक्यूम चैम्बर यूज किया करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस से कंट्रोल किया करते थे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, बहुत कम रिलायबल थे वो, लाइफ बहुत कम थी उनकी, एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, खर्चा बहुत ज्यादा होता था। लेकिन इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम सॉलिड के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, हीट से, कैसे भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अब सॉलिड्स की। बच्चों सॉलिड जो है इसको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, किसकी सबसे ज्यादा है, कंडक्टिविटी पे सवाल बन सकता है। तो बच्चों मेटल वो हैं, मेटल्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी जानते हो ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और एनसीईआरटी डेटा देता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर है। देखो इंटरनेट पे अलग अलग किताबों में आपको इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन दिखते हैं, लेकिन मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है बच्चों की जो एनसीईआरटी डेटा लिखती है आपको वो ही डेटा टिक करना है पेपर में, आपको यही याद रखना है, अपनी मर्जी का याद नहीं रखना। राइट, इसी के हिसाब से चेक होगा, इसी के हिसाब से ही आंसर की बनेगी, चाहे इसमें कुछ गलत लिखा है चाहे सही लिखा है, लेकिन आपकी दुनिया यही है, आपको इसी से ही रेफरेंस लेके आंसर को टिक करना है। तो बच्चों रजिस्टिविटी लो होती है मेटल्स की, अगर वो कहे किस रेंज में होती है तो आप कहेंगे 10⁻² से 10⁻8, ये रेंज होती है मेटल्स की रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों ओम मीटर। बच्चों कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है मेटल्स की वो 10⁻² से 10⁻8, मतलब सबसे अच्छी कंडक्टिविटी इन्हीं की होती है। राइट, इनकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, और इसकी जो यूनिट है वो है सीमेंस पर मीटर।
कंडक्टिविटी हाई होती है मेटल की, इसके बाद मैं मेटल के बाद सीधा इंसुलेटर पे जा रहा हूं, बाद में सेमीकंडक्टर पे आऊंगा। बच्चों इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/लो। तो अगर कंडक्टिविटी लो होती है तो मतलब रेजिस्टिविटी हाई होगी, और आपसे यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19, देख रहे हो कितनी ज्यादा है इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी। इसीलिए इंसुलेटर को यूज नहीं करते हैं हम कभी भी सर्किट्स में, कंडक्टिंग पाथ नहीं बना सकते उसके, आप होगा ही नहीं, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19 ओम मीटर। कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होती है 10 टू द पावर -11 से 10 टू द पावर -19। ठीक है जी, साइमन पर मीटर। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर मेटल और इंसुलेटर के बीच का रास्ता है, ये इंटरमीडिएट है, तो इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों इनके इंटरमीडिएट होती हैं, मेटल और इंसुलेटर की इंटरमीडिएट होती हैं। ठीक है जी, मतलब मेटल की रेजिस्टिविटी लोवेस्ट है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाईएस्ट है। तो सेमीकंडक्टर की उसके बीच में है, ना लोवेस्ट है ना हाईएस्ट है, ऐसे ही कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज है 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। आप कहोगे जी 10 टू द पावर 6, मैं कहूंगा हाँ, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं 0 केल्विन पे। बात समझ में आ गई, तो इसलिए हाई होगी। तो 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। और कंडक्टिविटी जो है बच्चों, इसकी रेंज होती है 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -6 सीमेंस पर मीटर। ओके, तो यहां से सीधा सीधा सवाल बन सकता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की रेंज पर। मतलब अगर उसने रेंज पूछी तो समझिए मैं कहूंगा मुश्किल सवाल पूछा, क्योंकि बच्चा याद रख पाए इतना कि एग्जामिनर को थोड़ा सा बस ये पूछ लेना चाहिए कि हाई किसका लो किसका, पर एग्जैक्ट रेंज पूछना मतलब मुझे लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन आपका सिलेबस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं। बच्चों जो कंडक्टिविटी है इसका फॉर्मूला होता है Ne² टॉ अपॉन m। Ne² टॉ अपॉन m, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, जहां पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, m मास है इलेक्ट्रॉन का। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ कि जब कंडक्शन का प्रोसेस चलता है तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होते रहते हैं, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो बच्चों कंडक्टर्स के केस में अगर मैं कहूं तो कंडक्टिविटी किस किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ टॉ पर। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आगे 5 मिनट बाद मैं आपको ये बात बता दूंगा कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो एन जो है वो नियरली फिक्स रहता है कंडक्टर्स में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो फिक्स है ही, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, तो कंडक्टिविटी सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला लिखा है कंडक्टिविटी का, जिसमें ई और एम तो कांस्टेंट है और एन और टॉ पे बात करनी है बस। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एन और टॉ के प्रोडक्ट से डिसाइड होगी, जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टॉ से डिसाइड होगी। अच्छे बच्चों, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, आप टेम्परेचर बढ़ाने के कंक्लूजन याद कर लो, तो टेम्परेचर कम के एग्जैक्टली उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनके मूवमेंट्स बढ़ते हैं, तो उनकी टक्करें बढ़ती हैं, और जब टक्करें बढ़ जाती हैं तो टक्करों के बीच का टाइम कम हो जाता है। मान लो किसी गिवन टाइम में पहले 10 कोलिजन हो रहे थे और बाद में उसी टाइम में 20 कोलिजन होने लगे, तो 2 कोलिजन के बीच का टाइम तो कम हो गया। तो अच्छे बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो अगला सवाल क्या बना कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, इस पे सवाल बन सकता है।
तो रेजिस्टिविटी इसकी उल्टी होती है, रेजिस्टिविटी उल्टी होती है ना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी कम हो जाती है तो मैं साथ साथ कह सकता हूं कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये किसका इफेक्ट है? ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट है। अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर्स पे। बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है वो एन और टॉ के प्रोडक्ट से डिसाइड होगी, और यहाँ पे एन कांस्टेंट नहीं होता। एन मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आते हैं, जिसकी वजह से एन बढ़ता है। तो यहाँ पे एन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ेगा और टॉ कम होगा। एन बढ़ेगा और टॉ कम होगा, क्योंकि टॉ तो कम होगा ही, रिलैक्सेशन टाइम तो कम ही होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, तो कोलिजन के बीच का टाइम कम होगा, टॉ तो कम ही होगा, लेकिन एन बढ़ने लगा। और बच्चों, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ऑन डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टॉ पे। भाई पहले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाद में तो टकराएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो बढ़ रहा है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए उससे डिसाइड होगा। तो मैंने कहा एन बढ़ेगा, टॉ कम होगा, लेकिन एन का बढ़ना डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी कम होती है। बताओ बन गए सवाल? कितने सवाल बन गए? सवाल यहाँ पे कितने बन गए? 8 सवाल बन गए। बोलो 8 कैसे बन गए? बहुत ध्यान से सुनना आंखें बंद करके। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। कितने सवाल हो गए? 2। कंडक्टिविटी कम हुई, रेजिस्टिविटी बढ़ी टेम्परेचर के बढ़ने से। तो टेम्परेचर कम होने से इसका उल्टा कर दो, 2 वो बन गए, तो हो गए ना 4। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, बन गए 2। और ऐसे ही 2 टेम्परेचर कम होने से, मतलब इसका उल्टा आंसर हो जाएगा। तो टोटल 8 सवाल यहाँ पे एग्जामिनर बना सकता है। चलो मैं आगे। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जहां से सवाल आ सकता है। आप देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी थ्योरी आपके उस ग्रंथ में लिखी है पूरी, लेकिन वो सबसे थोड़ी सवाल आना है। सवाल कहां से आ सकता है? सवाल इस वीडियो से ही आएगा। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। जितना कंटेंट मैं इसमें कवर कर दूंगा, फिर इसके पार्ट 2 में जो कवर करूंगा, मतलब उसी में से ही आएगा। निश्चिंत हो जाइए, आप सारी किताबें साइड में भी रख देंगे और मेरी कही हुई एक एक बात यहाँ पे सुन लेंगे और उसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो आप सेमीकंडक्टर का सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है जी। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी आएगा, जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी आएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आएंगी। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। बच्चों, हम सबसे पहले जैसे कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर, सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करें तो आप देखिए, कंडक्टर में ये वैलेंस बैंड है बच्चों। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना, देखो आइसोलेटेड एटम तो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं। अगर आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट करे तब तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल हो। ओके, लेकिन एक एटम के सराउंडिंग में और बहुत सारे नेबर एटम्स होते हैं। उनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उनके बीच में रिपल्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी पोजीशन से पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाती हैं पोजीशन, जिसकी वजह से बैंड्स फॉर्मेशन हो जाता है। एक वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, एक वो जहां उनको होना चाहिए था। बात समझ में आई? चलिए मैं आपके काम की बात करता हूं, ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाता। तो कंडक्टर क्या है बच्चों? ये देखो ब्लू कलर से जो बना हुआ है, जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो है वैलेंस बैंड। जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो है वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, सॉरी गलत बोल दिया, जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो है कंडक्शन बैंड। ब्लू कलर से बना हुआ है वो है कंडक्शन बैंड। और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है वो है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। और आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी जगह भी है जिस जगह में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस जगह इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत इजीली हो सकता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में।
जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हीं की जरूरत है आपको इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कितने आराम से आपको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं कंडक्टर्स में। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है, आइए पहले एनर्जी गैप को समझ लीजिए, और उसको समझाने के लिए मैं इंसुलेटर की तरफ जा रहा हूं। जो तीसरी कैटेगरी लिखी हुई है वो इंसुलेटर है, इसको जरा देख लीजिए एक बार। बेटा ये जो जगह है, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इस जगह को। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप है। अगर आप कंडक्शन चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है इससे कंडक्शन हो सके, तो आपको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो कंडक्शन बैंड में चलेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसलिए हो ही नहीं पाता कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी। इसलिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं हो पाते और प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हो नहीं पाता इन मटेरियल से, इनको कहते हैं इंसुलेटर। और ये जो ईजी लिखा है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल, कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल और वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप वोल्ट से बड़ा होता है। इसलिए आप कितनी भी एनर्जी बाहर से दीजिए, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, तो हो नहीं पाती कंडक्टिविटी, या नेग्लिजिबल होती है, जो किसी काम की ना हो। उसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट पे, जिसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। बच्चों सेमीकंडक्टर्स में आप देख सकते हो कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। मैंने कहा वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 1.68 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके कॉमन एग्जाम्पल है। ये एक छोटा एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से अगर आप हल्का सा भी ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस थर्मल एनर्जी की हेल्प से वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं और कंडक्शन का प्रोसेस इजीली हो सकता है। ये कहां होता है? सेमीकंडक्टर्स में। इंसुलेटर में हो नहीं रहा था। अब आप आ जाइए कंडक्टर्स में। आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स में क्या हो रहा है कि कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लेवल के भी नीचे है। ओवरलैपिंग हो गई है, देखो बैंड्स में ओवरलैपिंग, तो बीच में गैप तो बचा ही नहीं, ओवरलैपिंग हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत इजीली हो पाता है। मतलब वैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में काउंट हो जाते हैं। बहुत अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना चाहिए उतना यूज कीजिए। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसीलिए इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कंडक्टर्स में एन का नंबर फिक्स है। कंडक्टर्स में एन का नंबर फिक्स है। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो जब मैं हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो मतलब एन बढ़ेगा। लेकिन कंडक्टर्स में पहले से ही वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहूंगा टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ेगा, एन फिक्स रहेगा। वैलेंस बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, हीट होने के बाद सेमीकंडक्टर्स में, तो एन बढ़ता है। और इंसुलेटर्स में जा नहीं पाते क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी के बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एफर्ट करोगे, बहुत ज्यादा हीट दे दोगे एक्सट्रीम, तो मे बी नेग्लिजिबल अमाउंट चला भी जाए, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो किस किस से बन सकता है? कितना कितना एनर्जी गैप मैंने इन तीनों केसेस में बताया, इस पे बन सकता है। आगे चलूं मैं? तो कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं, अभी हम सवालों पर भी जाएंगे इन फॉलोइंग द कमिंग वीडियोस। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है। प्योर सेमीकंडक्टर्स मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें डोपिंग ना की गई हो,
डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ना मिलाई हो। प्योर सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ये नहीं मिलाई जाती। बच्चों इस केस में होता यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, और एनआई मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अगर आपसे प्योर सेमीकंडक्टर की या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्योर सेमीकंडक्टर की या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पूछी है, तो आप कहेंगे कि Ni NH के बराबर होता है और Ni Ne के बराबर भी होता है, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर्स में दोनों बराबर होते हैं। बोलिए क्यों? देखिए बेसिकली कि पूरा का पूरा जो लैटिस बना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की बात करें तो उसका जो 4 उसकी वैलेंसी है और वो नेबर एटम से शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ये पूरी कहानी आप जानते होंगे। तो बच्चों बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, और अगर बॉन्ड्स बने हुए होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रखे हैं और अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए। जब आप हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और एनर्जी को लेके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। बच्चों जब कोई एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो वैलेंस बैंड में उसकी जगह एक होल रह जाता है। होल मतलब वैकेंसी। तो कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वैलेंस बैंड में एक होल भी आ गया। मतलब अगर इस प्रोसेस में कंडक्शन बैंड में 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो वैलेंस बैंड में 10 होल भी होंगे। इसलिए नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होगा, और उसी को इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी बोलेंगे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। जो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव चार्ज कैरियर। वैलेंस बैंड में जो होल है, जब वो होल चलेगा, आप कहेंगे होल कैसे चलेगा? तो मान लीजिए इस जगह होल है, तो कहीं नेबर पोजीशन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने के लिए आ जाए तो इस जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पे होल शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल चल रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं। इसीलिए जब ये कहा जाए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, तो बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाएगा ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स नेबर इलेक्ट्रॉन्स वैकेंसी को भरने के लिए चलते हैं उसकी बात कर रहे हैं? तो उसका एक तरीका निकाला है ऑथर ने, उसका एक तरीका है लिखने वालों का। वो जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो वो जानते हैं उसके अपोजिट होल को भी शिफ्ट होना होता है, इसलिए वो कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ होल। जब वो कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ होल, इसका मतलब वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आया होगा जिसकी वजह से होल की पोजीशन शिफ्ट हो गई होगी। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि सेमीकंडक्टर्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है और होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में आया तो आप ये भी तो कह सकते हैं पॉजिटिव राइट में गया। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होल शिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट हो रहा होगा उधर नेगेटिव चार्ज कैरियर गया, मतलब तो उसके अपोजिट आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मूवमेंट मान सकते हैं, राइट। तो जब आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कंडक्शन बैंड में भी होते हैं और वैलेंस बैंड में भी होते हैं। ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड में ज्यादा होते हैं, वैलेंस बैंड में कम होते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पहले से ऑक्यूपाइड हैं। पहले वो बॉन्ड टूटेगा तब वो इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, इतना फैसिलेशन नहीं है इसके पास, इतना इजी नहीं है ये। इसीलिए कंडक्शन बैंड में मूवमेंट ज्यादा होगा, उतना वैलेंस बैंड में नहीं होगा। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि मोबिलिटी ज्यादा होगी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की, और मोबिलिटी कम होगी होल की। वैलेंस बैंड में शिफ्टिंग कम होगी, कंडक्शन बैंड में मूवमेंट ज्यादा होंगे। मोबिलिटी ज्यादा होती है कंडक्शन बैंड। तो मैंने कहा कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में भी होगा और वैलेंस बैंड में होल्स का मूवमेंट होगा, दोनों का मूवमेंट होगा। तो दोनों का यूज होगा जी करंट फ्लो में। इसलिए जो करंट का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, अगर आपसे कहा जाए कि वो किस वजह से होता है, तो आप कहेंगे उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उससे उसके साथ भी जुड़ी हुई है करंट, और जो होल्स में
सॉरी जो वैलेंस बैंड में होल्स चल रहे हैं उसके साथ भी। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड का लेफ्ट से राइट गया, इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड का लेफ्ट से राइट गया, तो वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग लेफ्ट से राइट ही होगी। लेकिन जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट आप होल्स मान सकते हैं। इसलिए वैलेंस बैंड में आप कह सकते हैं कि होल्स किधर की तरफ गए, टूवर्ड्स लेफ्ट। इस एग्जांपल में आप जानते हैं आपकी कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुआ, मतलब करंट आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेंगे। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट आई वो करंट राइट से लेफ्ट की तरफ आई। आप जानते हैं होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, वो जिधर जा रहा है करंट उधर ही ली जाएगी। अगर होल्स लेफ्ट में जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट में ही ली जाएगी। मतलब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हो या वैलेंस बैंड के होल्स, उन दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में ही आती है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट का फ्लो होता है वो होता है I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, मतलब करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्शन बैंड प्लस करंट फ्लो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। आगे लिखा है कि 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो लिटिल कंडक्टिविटी आती है, बहुत कम, जो किसी काम की नहीं होती। और किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? प्योर सेमीकंडक्टर्स की। अभी हम प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा कर भी दिया जाए तो बहुत कम कंडक्टिविटी आती है और ये भी किसी काम की नहीं होती। इसीलिए फिर इसमें डोपिंग की जाती है, इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, और वही मेरा अगला सेक्शन है। चलें अगले सेक्शन पे। कहां कहां कैसे कैसे सवाल बनेंगे तो जब मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और आप देखिएगा कि सारे सवाल वहीं से बनेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। राइट, जल्दी से पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, समरी देखते जाइए, और फिर आगे हम जो है अगले पार्ट जो आएंगे उसमें सवाल भी करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बच्चों पहला पॉइंट लिखा है कि स्मॉल अमाउंट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे कैसे? बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इनका एक और नाम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी होता है। तो क्या किया जाता है इसमें? प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं उन प्योर सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटी मिलाई जाती है। और ऐसे नहीं कि कितनी भी मिला लो, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत कम मिलाई जाती है, कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है काम। इंप्योरिटी एटम्स जो आते हैं उनका एक नाम डोपेंट्स भी है, डोपेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोपिंग किसी से भी कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि डोपिंग करते टाइम ये ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा लैटिस है, जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स हैं, उन एटम के बराबर साइज के होने चाहिए डोपेंट्स नियरली। ठीक, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है हमारा, उसके जो एटम्स हैं उस एटम के नियरली बराबर साइज के डोपेंट होने चाहिए। ऐसी इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं। ये सवाल तो इंप्योरिटी पे बन सकता है कि कैसे यूज करोगे, उसके साइज के लिए क्या करोगे। तो हम कहेंगे कि भाई साइज डोपेंट्स का नियरली सेमीकंडक्टर एटम्स के साइज के बराबर ही होता है। और दूसरा पॉइंट, कंट्रोल्ड डोपिंग होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा नहीं कितनी भी कर लो। आगे लिखा है कि डोपेंट्स कैसे होते हैं, मतलब किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो फॉर डोपिंग इन टेट्रावैलेंट, मतलब जैसे एसआई और जर्मेनियम की, सिलिकॉन और जर्मेनियम की मैं बात करूं तो ये टेट्रावैलेंट हैं। तो इनमें अगर आपको डोपिंग करनी हो, यही आपका सिलेबस भी है, हमारा सिलेबस एसआई और जीई है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही, मतलब हम इसी के बारे में ही पढ़ते हैं, इससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है। मतलब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम पे बेस्ड स्टडी ही आपको करनी है। जैसे जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनऑर्गेनिक, जैसे सीडीएस है, गैलियम आर्सेनाइड है, सीडीएसई है, इंडियम फॉस्फाइड है, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे एंथ्रासीन है,
ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे पॉली एनिलीन है, लेकिन वो सब आपका सिलेबस नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम पे बेस्ड है, बस आपको उतना ही पढ़ना होता है। तो मैंने कहा कि टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके लिए कैसे डोपेंट यूज किए जाते हैं। तो इनमें अगर आपको पेंटावैलेंट एटम डालना है कोई, अगर आपको पेंटावैलेंट एटम डालना है तो आप आर्सेनिक डाल सकते हो, एंटीमनी डाल सकते हो, फास्फोरस डाल सकते हो। और जब टेट्रावैलेंट लैटिस में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लैटिस में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी जाती है तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, टेट्रावैलेंट था सिलिकॉन और आपने पेंटावैलेंट डाल दिया, मतलब आपने एक सिलिकॉन एटम रिप्लेस किया और उसकी जगह आपने पेंटावैलेंट लाके डाल दिया, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक डाल दिया, तो इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है। जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ये क्या करेगा, ये लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, इसीलिए नेगेटिव मतलब N4 नेगेटिव, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा गया इसको। कैसा सेमीकंडक्टर कहा गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि एन इज वेरी ग्रेटर देन एनएच। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल्स की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से बच्चों टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आपने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दी, मतलब आपने सिलिकॉन हटाया उसकी जगह एल्यूमिनियम डाल दिया, इंडियम डाल दिया, बोरॉन डाल दिया, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दी, तो उसके बाद जो लैटिस बनेगा उसको पी टाइप लैटिस बोलते हैं। पी फॉर पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने टेट्रावैलेंट हटा के ट्राइवैलेंट डाल दिया, तो ऐसे केस में लैटिस में होल्स बढ़ जाते हैं। होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसमें मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो एन इज वेरी लेस देन एन एच। बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एन और एन एच का प्रोडक्ट एन आई स्क्वायर के बराबर हो। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई क्या है, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, अभी बताया था मैंने। इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, 2 चीजें दे रखी होती हैं और एक चीज आपसे पूछी होती है। एन ई एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, क्या बताया मैंने, प्योर सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक बोलते हैं और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को, इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, 0 केल्विन से ऊपर इनमें कंडक्शन हो सकता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, तो ये किसी काम के नहीं होते हैं, इसीलिए फिर हम इनमें इंप्योरिटी मिलाते हैं। अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, टेट्रावैलेंट लैटिस में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, तो पेंटा क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, जिसके मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन बहुत बड़ा हो जाएगा एनएच से। ऐसे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो फिर कहा जाएगा कि वो पी टाइप बन गया, क्योंकि उसके मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। एनएच बहुत बड़ा हो जाएगा एनई से, लेकिन सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो लैटिस हैं ये फॉलो करेंगे एनई इंटू एनएच इज इक्वल टू एनआई स्क्वायर को, जहां एनई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एनएच नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और एनआई चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं। एक बात बहुत याद रखना कि चाहे पी टाइप लैटिस हो चाहे एन टाइप लैटिस हो, न्यूट्रल होता है। एन टाइप इसलिए कहा कि उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने एक न्यूट्रल एटम हटाया और एक न्यूट्रल एटम लाके डाल दिया, भाई वो अपने साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स लाया, अपने न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन्स भी तो लाया। तो याद रखिएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ डोपिंग आप एक न्यूट्रल एटम को हटा के एक न्यूट्रल एटम डाल रहे होते हैं, इसलिए ओवरऑल ओवरऑल लैटिस पे कोई चार्ज नहीं आता है। एन टाइप लैटिस भी न्यूट्रल होता है और पी टाइप लैटिस भी न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। ना एन टाइप लैटिस पे कोई चार्ज होता है, ना पी टाइप लैटिस पे कोई चार्ज होता है। और इसके बाद बात करेंगे पीएन जंक्शन की, और यहां से पहले मुझे एक पॉइंट याद आया। पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या ये कर सकते हैं कि आपने एक प्लेट ली और वो प्लेट ओनली पी टाइप है, आपने एक दूसरी प्लेट ली और वो एन टाइप है,
तो इन दोनों को मिलाकर रख दो, बन गया पीएन जंक्शन। क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा करने से आप इन दोनों प्लेट्स के एजेस को इतना नजदीक कभी नहीं ला सकते कि इनके बीच में आयंस का मूवमेंट होने लगे। इसलिए याद रखना कि पी टाइप प्लेट अलग, एन टाइप प्लेट अलग, दोनों प्लेट को मिलाकर रख देने से कभी पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि जो प्लेट की रफनेस है, जो एजेस की रफनेस है दोनों तरफ, आप वो रेस्पॉन्सिबल होगी, वो कभी मिलने नहीं देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इन दोनों को मिलाकर और ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दें कि इन दोनों के बीच में आयंस का, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट पॉसिबल हो पाए। राइट? इसलिए ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? हम एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्रावेलेंट हमारा लेटिस था, हमने वो लिया और ये पूरी प्लेट हमारी तैयार हुई, चाहे सिलिकॉन से बनी हुई या जर्मेनियम से बनी हुई। हमने इधर की तरफ ऐसी डोपिंग कर ली कि होल्स बहुत ज्यादा हैं, और इधर की तरफ ऐसी डोपिंग कर ली कि चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, तो ये पीएन जंक्शन बन गया। ये पीएन जंक्शन बन गया, एक ही प्लेट में इस तरीके की डोपिंग कर ली। लेकिन ऐसा करने से इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और जबकि इधर होल्स बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। अभी तक आपका एन टाइप न्यूट्रल था, अभी तक आपका पी टाइप न्यूट्रल था, लेकिन अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो अब एटम शिफ्ट नहीं हुआ, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जब आप ये पीएन जंक्शन बनाते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है? पीएन जंक्शन में क्या होता है कि जैसे ही आप पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं तो एकदम से जो पी साइड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड और जो एन साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन की वजह से होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से होता है। और जंक्शन के आसपास का जो इलाका है, उस इलाके में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। टूवर्ड्स एन साइड हाई पोटेंशियल, टूवर्ड्स पी साइड लो पोटेंशियल आ गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जिस जगह पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये जो जगह है, इस जगह को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इस जगह को? डिप्लीशन लेयर कहते हैं इस जगह को, डिप्लीशन लेयर। नो मेंस लैंड, ना ये पी टाइप का इलाका है ना ये एन टाइप का इलाका है, ये नो मेंस लैंड है। ये दो देशों के बीच का पार्टीशन है, जो जमीन ना तेरी ना मेरी। तो इस जगह में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? पीएन जंक्शन जैसे ही आप बनाते हो तो जंक्शन के आसपास के इलाके में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन हो जाता है। एन साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं, जिससे एन साइड पॉजिटिवली चार्ज और पी साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जो जंक्शन के आसपास के इलाके में, और इस इलाके को, इस जगह को डिप्लीशन लेयर कहते हैं बच्चों। और इधर है आपका पी टाइप जो कि लो पोटेंशियल पे है, और इधर है आपका एन टाइप जो कि हाई पोटेंशियल पे है। पी लो पोटेंशियल पे है और एन हाई पोटेंशियल पे है, याद रखना। और बीच में क्या है? डिप्लीशन लेयर। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन लेयर में है। इसका यह मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आप मेरे से कहो कि सर अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखना कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं कहूंगा नहीं, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। क्या इन सारे पॉइंट्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? मैं कहूंगा नहीं, इन सारे पॉइंट्स का भी पोटेंशियल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बीच में डिप्लीशन लेयर में पोटेंशियल डिफरेंस है। पी टाइप का पोटेंशियल कम होता है, देखो मैंने कम बनाया, नीचे बनाया है, और सारे पॉइंट्स का सेम होगा। एन टाइप का पोटेंशियल हाई होता है, देखो मैंने ऊपर बनाया है, सबका एक जैसा होगा, हाई होगा, और बीच में पोटेंशियल बढ़ा होगा डिप्लीशन लेयर में। तो ये मैंने पोटेंशियल का वेरिएशन बना के दिखाया है लोकेशन के हिसाब से। और जिस जगह में आपको ये इंक्लाइन लाइन दिख रही है, ये जगह डिप्लीशन लेयर है। और ये जो इंक्लाइन लाइन है
ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, आगे चलूं। तो पीएन जंक्शन दो तरीके का होता है, अनबायस्ड और बायस्ड। अनबायस्ड का ये मतलब हुआ कि अभी हमने पीएन जंक्शन के अक्रॉस कोई बैटरी नहीं लगाई है। अनबायस्ड का क्या मतलब होता है कि हमने पीएन जंक्शन के अक्रॉस अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है, और बायस्ड का मतलब होता है कि हमने बैटरी लगा दी है। तो आइए इस चीज को समझा दूं कि इससे होगा क्या। तो प्यारे बच्चों, अनबायस्ड की अगर मैं बात करूं तो जरा एक बार अब ध्यान से समझ लेना, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होती हैं, जरा इनको एक बार प्लीज समझ लेना। तो बच्चों, ये आपका अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। अनबायस्ड पीएन जंक्शन जिसमें इधर पी होता है जो कि लो पोटेंशियल पे होता है, एन आपका हाई पोटेंशियल पे होता है, और बीच में डिप्लीशन लेयर होती है। बच्चों, एन की तरफ, एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और पी की तरफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज होना चाहते हैं, पर आप देख सकते हो कि पी की तरफ पोटेंशियल लो है, नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होना चाहते हैं एन साइड से पी साइड, ये हो नहीं पाते, काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है इनका ये मोशन, क्योंकि पी साइड का लो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल इनको रिपल्शन दे रहा होता है। डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस इस डिफ्यूजन को बहुत कम कर देता है। चाहते तो हैं डिफ्यूज होना, चाहने से क्या होता है, एन से पी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पी की तरफ का लो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, रिपल्शन देता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन से पी की तरफ बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ही इस रिपल्शन को चैलेंज कर पाते हैं और उधर पहुंच पाते हैं। आप जानते हैं अच्छे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट उधर नहीं, उसके अपोजिट ली जाती है। इसीलिए अगर मैं एक टर्म बोलूं, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट मतलब जो डिफ्यूजन की वजह से आ रही है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा है एन से पी, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट मतलब पी से एन होगी डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या है? विल से ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। With this diffusion, the current associated is known as diffusion current. In unbiased situation, जब तक हमने कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाई, ये करंट बहुत कम होगी, ये डिफ्यूजन बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के इस डिफ्यूजन को चैलेंज कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा पी साइड का लो पोटेंशियल। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं। इसके बाद बच्चों, ये जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन रीजन है, इन सब पर सवाल बना हुआ है। जो भी बोल रहा हूं हर जगह पे सवाल बना हुआ है, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं अपनी तरफ से, कोई फालतू बात नहीं। बच्चों, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड्स ब्रेक होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये मटेरियल थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो थर्मल एनर्जी मिलती रहती है, बॉन्ड्स टूटते रहते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और वैलेंस बैंड में होल छोड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ऐसा सिर्फ डिप्लीशन लेयर में नहीं होता है, ऐसा हर जगह होता है, पूरे लैटिस में होता है। पूरे लैटिस में तो होता है, लेकिन जब डिप्लीशन लेयर में होता है तो क्या होता है? तो जैसे ही कोई बॉन्ड टूटा और EH पेयर बना, तो आप जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा एन साइड का पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल, और ये होल जो है ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ड्रिफ्ट कर दिए जाएंगे पी साइड की तरफ। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ड्रिफ्टिंग हो जाएगी। बोलो, ड्रिफ्टिंग क्यों हो जाएगी? जब डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, लेकिन इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को फेंक दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज को फेंक दिया जाता है टूवर्ड्स एन,
और पॉजिटिव चार्ज कैरियर मतलब होल को फेंक दिया जाता है टूवर्ड्स पी। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एन की तरफ जा रहे हैं तो करंट एन से अवे मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो ये जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इससे जो जुड़ी हुई करंट होगी उस करंट को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एन जा रहे हैं तो करंट अवे फ्रॉम एन होगी, मतलब एन से पी की तरफ होगी। और इस करंट को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। कौन सी करंट कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। और ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स टूट रहे हैं, अनलिमिटेड ईएच पेयर बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। डिप्लीशन लेयर एक बहुत पतली सी लेयर है, उस पतली सी लेयर में ये बहुत कम हो रहा होता है काम। और अगर ये बहुत कम हो रहा होता है तो बहुत कम मूवमेंट है ये, और इस बहुत कम मूवमेंट की वजह से करंट भी बहुत छोटी होती है। इसीलिए आपकी जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो स्मॉल करंट है। ड्रिफ्ट करंट स्मॉल करंट है और इसकी डायरेक्शन क्या है? एन से पी। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है? पी से एन, मतलब अपोजिट होती है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन होती है और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन एन से पी होती है। ड्रिफ्ट करंट इसलिए स्मॉल है क्योंकि डिप्लीशन लेयर एक बहुत पतली लेयर है और वहां पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं हो रहा होता, बहुत लिमिटेड हो रहा होता है। लिमिटेड ईएच पेयर जनरेट होते हैं, तो लिमिटेड करंट होती है। और डिफ्यूजन करंट इसलिए छोटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं, डिफ्यूज होना तो चाहते हैं, लेकिन जो पी की तरफ का लो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल बैरियर है डिप्लीशन लेयर का, वो ऐसा होने नहीं देता, उनका अपोज करता है। तो दोनों करंट छोटी होती हैं। डिफ्यूजन करंट पी से एन और ड्रिफ्ट करंट एन से पी, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों करंट छोटी छोटी होती है। इसीलिए अनबायस्ड कंडीशन में नेट करंट का फ्लो जीरो होता है। जो नेट चार्ज का ट्रांसफर होगा अक्रॉस द जंक्शन वो जीरो होगा, क्योंकि जितना पी से एन हुआ उतना ही एन से पी भी हो गया, जितना डिफ्यूजन हुआ उतना ही आसपास ड्रिफ्ट भी हो गया। तो नेट करंट का फ्लो जीरो होता है अनबायस्ड कंडीशन में। अब आ जाओ बायस्ड कंडीशन। बच्चों बायसिंग दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। ये जो एफ बी मैंने लिखा है फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फेसबुक नहीं है। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दो तरीके की बायसिंग होती है। बायसिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना। प्यारे बच्चों आप ये जानते हो कि जो पी साइड है, जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल पर होती है और एन साइड हाई पोटेंशियल पर होती है। कब? जब तक हमने बायसिंग नहीं कर रखी थी तब तक। फिर क्या हुआ? फिर आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। किसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग? ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी है आपकी, स्क्रीन पर देखिए, ये बैटरी है आपकी। बैटरी की दो प्लेट है, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, एक हाई पोटेंशियल वाली प्लेट एक छोटा पोटेंशियल वाली प्लेट। बड़ी वाली प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, बैटरी की बड़ी वाली प्लेट को आप पॉजिटिव प्लेट कहते हो और बैटरी की छोटी वाली प्लेट को आप नेगेटिव प्लेट कहते हो। तो जब पी टाइप से पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाता है और एन टाइप से नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, जब पी टाइप से पॉजिटिव प्लेट को और एन टाइप को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, पी टू पी एन टू एन, पी टाइप को पॉजिटिव प्लेट से एन टाइप को नेगेटिव प्लेट से, तो इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो जाएगा? आंखें बंद करके सुनो तभी तो बात समझ में आएगी। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो जाएगा? तुमने पॉजिटिव प्लेट मतलब हाई पोटेंशियल पी की तरफ दे दिया, जबकि पी का पहले से क्या पोटेंशियल था? लो, और तुमने उधर हाई दे दिया। तो क्या हो रहा था बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन एन से डिफ्यूज होके पी पर आना चाहते थे, बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स एन से डिफ्यूज होकर पी पर आना चाहते थे, पी का नेगेटिव उनको रिपेल कर रहा था और डिफ्यूजन होने नहीं दे रहा था। लेकिन अब तुमने पी की तरफ पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल दे दिया, पी का लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज नहीं होने दे रहा था, लेकिन तुमने उधर हाई पोटेंशियल दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा, आसानी से होगा। मतलब हम फॉरवर्ड बायसिंग में किसको सपोर्ट करते हैं? हम फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन को सपोर्ट करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है। जबकि ड्रिफ्ट करंट तो बहुत ही छोटी करंट होती है,
वेरी स्मॉल, अपोजिट डायरेक्शन में। डिफ्यूजन करंट जिसकी डायरेक्शन P से N होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है, और ड्रिफ्ट करंट जो कि वेरी स्मॉल होती है N से P की डायरेक्शन में, वो तो वेरी स्मॉल है, जिसकी वजह से नेट करंट का जो फ्लो होगा, नेट करंट का जो फ्लो होगा वो डिफ्यूजन करंट की वजह से होगा। इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग में एक नेट करंट का फ्लो होने लगता है और उसकी डायरेक्शन होती है P टू N, उसकी डायरेक्शन होती है P टू N। प्यारे बच्चों, जैसे अनबायस्ड कंडीशन में जब तक बायसिंग नहीं थी, आपने इस तरह से पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट किया था कि इधर का पोटेंशियल लो है, उधर का हाई, और बीच में बढ़ा। ये अनबायस्ड कंडीशन में था। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिधर लो पोटेंशियल था उधर तुमने हाई दे दिया, और जिधर हाई पोटेंशियल था उधर तुमने लो दे दिया। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं तो मान लो तुम्हें समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है। मान लो इधर जो लो पोटेंशियल है वो पहले फॉर एग्जांपल 0 था, और जिधर हाई पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल उधर 5 था, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 5 वोल्ट का। अब अगर तुम पी की तरफ हाई पोटेंशियल दे दो, तो मान लो जो 0 वोल्ट था उसको हाई करके 1 वोल्ट कर दिया, और जिधर हाई था उधर लो कर दो, मतलब 5 को लो करके 4 कर दो, तो बोलो 1 और 4 का डिफरेंस 3 नहीं हो गया? तो हम फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में पी की तरफ का पोटेंशियल बढ़ाने लगते हैं और एन की तरफ का पोटेंशियल कम करने लगते हैं। इसलिए अनबायस्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में वो कम होने लगता है। तो दैट इज वाई आप देख सकते हो कि अनबायस्ड का जो मैंने पोटेंशियल बैरियर बनाया है, आप देखो कि वो कितना बड़ा बनाया है। ये देखो कितना बड़ा पोटेंशियल बैरियर मैंने बनाया, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या हो जाता है? छोटा। डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। डिफ्यूजन बढ़ जाता है तो नेट करंट का फ्लो डिफ्यूजन करंट की वजह से होने लगता है। इसलिए नेट करंट पी से एन की तरफ फ्लो करने लगती है। ड्रिफ्ट करंट नेग्लिजिबल करंट है, माइक्रो एम्पियर्स में होती। रिवर्स बायसिंग इसका उल्टा है बच्चों। फॉरवर्ड बायसिंग में पी का पी एन टू एन कनेक्शन था, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव प्लेट से और एन टाइप को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया था। रिवर्स बायसिंग में उल्टा है, पी को एन से, एन को पी से। पी टाइप को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया, एन टाइप को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया। इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं बच्चों। आप देखो रिवर्स बायसिंग में आपने क्या किया, जरा इसको इसको महसूस करना। पी टाइप की तरफ लो पोटेंशियल था जो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोकता था, तुमने और ज्यादा लो कर दिया। तुमने बैटरी की लो वोल्टेज प्लेट उधर ही कनेक्ट कर दी जिधर लो वोल्टेज था, मतलब तुमने पी टाइप को और लो कर दिया। तो वो तो पहले इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहा था, बहुत कम आ पा रहे थे, तुमने और ज्यादा लो पोटेंशियल कर दिया, अब तो वो बिल्कुल नहीं आने देगा। मतलब तुम क्या कर देते हो रिवर्स बायसिंग में? डिफ्यूजन करंट को और कमजोर करते हो तुम, और एक ऐसा टाइम आएगा कि डिफ्यूजन करंट 0 हो जाएगी और सिर्फ सर्किट में क्या बचेगी? ड्रिफ्ट करंट। तो रिवर्स बायसिंग में 0 हो जाती है डिफ्यूजन करंट, कमजोर हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर आप ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो वो बचती है, लेकिन वो तो माइक्रो एम्पियर में होती है। बहुत लिमिटेड यूजेस हैं उसके, यूज तो उसके भी हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, यूज तो हम किसी भी चीज को कर लेते हैं। इसीलिए आप कहेंगे कि इफेक्टिव करंट का फ्लो नहीं होता। नेट करंट का फ्लो तो होता है भाई, नेट करंट का फ्लो तो है माइक्रो एम्पियर्स में, लेकिन वो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। जबकि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो बहुत बड़ी करंट मिलती है, रिवर्स बायसिंग में बहुत छोटी मिलती है, नेग्लिजिबल मिलती है। इसलिए रिवर्स बायसिंग में करंट इज वेरी स्मॉल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज फ्रॉम एन टू पी। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब पीएन जंक्शन डायोड जो हमारा है, सॉरी डायोड मैंने से क्यों कहा, पीएन जंक्शन जो है, अगर आप इसमें फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो पी से एन की तरफ एक मजबूत करंट, एक इफेक्टिव करंट, एक काम की करंट मिलेगी। लेकिन अगर आप रिवर्स बायसिंग करेंगे तो एन से पी आपको बहुत ज्यादा करंट नहीं मिलेगी, नेग्लिजिबल मिलेगी, आप मानिए कि मिली ही नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पी से एन करंट का फ्लो चाहते हैं तो मिलेगी, एन से पी चाहते हैं तो नहीं मिलेगी।
ऐसी कोई भी डिवाइस जो करंट को एक डायरेक्शन में तो फ्लो होने देती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो चाहे तो नहीं होने देती, उसे डायोड कहते हैं। इसीलिए पीएन जंक्शन एक डायोड है। इसीलिए पीएन जंक्शन एक डायोड है बच्चों। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये यूज किया जाता है, देख लो स्क्रीन पे। ऐसे एरो बनाया, ये देखो एरो बनाया और ये देखो बैरियर लगा दिया। इधर लिख दिया पी और इधर लिख दिया एन। इसका क्या मतलब है कि पी से एन करंट आराम से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एरो लगा हुआ है, पर ऐसे करंट नहीं जा सकती, बैरियर लगा हुआ है तो ये करंट नहीं जा सकती। तो एन से पी अलाउ नहीं करता, पी से एन अलाउ करता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। और अगर आप रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर मुझे बनाने को कहेंगे तो मैं कहूंगा भाई जिधर लो था उधर और लो कर दिया, जिधर हाई था उधर और हाई कर दिया, तो पोटेंशियल बैरियर को तो तुमने और बढ़ा दिया। तो रिवर्स बायसिंग में तो पोटेंशियल बैरियर देखो और ज्यादा बढ़ जाएगा, डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बोलो यस और नो। पोटेंशियल बैरियर क्या है अच्छे बच्चों? पोटेंशियल बैरियर ही तो वो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को नहीं होने दे रहा। और फॉरवर्ड बायसिंग की तो वो कमजोर हो गया तो करंट का फ्लो बढ़ गया। मतलब पोटेंशियल बैरियर को आप एक तरह से रेजिस्टेंस वाली आंखों से देखो कि ये करंट फ्लो का रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पीएन जंक्शन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती। भाई करंट और पोटेंशियल में लीनियर रिलेशनशिप तब होगी ना जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, पर यहां पोटेंशियल बैरियर वेरिएबल है। फॉरवर्ड बायसिंग में कम और रिवर्स बायसिंग में ज्यादा हो जाता है। करंट और वोल्टेज में लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलती, इसलिए पीएन जंक्शन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके बच्चों, पार्ट 2 में बात करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया उस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अभी थ्योरी पूरी नहीं हुई, इसके आगे बात करूंगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, एलईडी की, फोटो डायोड की बात करूंगा, रेक्टिफायर की बात करूंगा, जेनर डायोड की बात करूंगा, ट्रांजिस्टर की उतनी बात करूंगा जिसपे कंपटीशन में सवाल बन सकते हैं। बोर्ड्स के सिलेबस से तो वो बाहर कर दिया गया है। जहां जहां से सवाल बन सकते हैं वो समरी दूंगा पूरी। और बच्चों वीडियोस में बताऊंगा कि आज तक मेडिकल एंट्रेंस में या इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अगर सेमीकंडक्टर से कभी सवाल आए तो वो सवाल कैसे थे, क्या थे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।